मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज के वीडियो में इसके पहले हमने मुद्रा का कार्य देखा, वस्तु विनिमय प्रणाली को देखा। अब जो है मुद्रा का वर्गीकरण किस रूप में किया गया है, किस प्रकार की मुद्रा का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, कैसे चलन में लाया जाता है और उसको किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है तथा उसका महत्व क्या है। देखिए, मुद्रा जो है उसके महत्व को और उसके दोषों को, दोनों ही चीजों को, सारी चीजों को हम इस वीडियो में समझ सकेंगे। इसमें भी आपको पीडीएफ के ही थ्रू मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन यहाँ से आपको बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं, आपको बड़े क्वेश्चन भी तैयार करना है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर छोटा क्वेश्चन भी तैयार करना है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से नोट्स बनाएं और परीक्षा के लिए अपने आप को इसमें तैयार करेंगे। तो देखते हैं इसके बाद मुद्रा का वर्गीकरण। चलिए अब देखते हैं हम मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा के वर्गीकरण को प्रकृति के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर और पदार्थ के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, प्रकृति के आधार पर किस प्रकार का वर्गीकरण है। तो प्रकृति के आधार पे जो वर्गीकरण है उसमें है आपका वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा। तो देखिए, वास्तविक मुद्रा यानी देश में प्रचलित मुद्रा वास्तविक मुद्रा कहलाती हैं, जिसमें मुद्रा में उसी मुद्रा से क्रय विक्रय, क्रय शक्ति का संचय, ये सारा कार्य होता है। यानी जितने हमारे पैसे चल रहे हैं, जो रुपए, जहाँ तक कि उसके नोट बन रहे हैं, उन सब का जो प्रचलन हो रहा है एक देश में, वही उसकी वास्तविक मुद्रा है। फिर आती है हिसाब की मुद्रा। हिसाब की मुद्रा यानी वह मुद्रा जिसमें हिसाब रखा जाता है, हिसाब की मुद्रा कहलाती है। और वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा एक ही है, कुछ अलग चीजें नहीं है। यानी एक प्रकार से, क्योंकि जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी हम हिसाब रख रहे हैं, जो भी क्रय कर रहे हैं, उन सब में साख के रूप में, हर चीज के रूप में हम उन्हीं मुद्रा को प्रचलित, जो मुद्रा प्रचलित है उसी का प्रयोग कर रहे हैं, यानी वो पैसे भी और रुपए भी। इसलिए हिसाब की मुद्रा और वास्तविक मुद्रा एक ही है। देखिए, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता देती हूँ कि प्रथम महायुद्ध के समय जर्मनी में वास्तविक मुद्रा तो मार्क थी, लेकिन हिसाब की मुद्रा अमेरिकन डॉलर थी। इसका कारण यह था कि मार्क की तुलना में डॉलर के मूल्य जो थे स्थिर थे, तो इसलिए वहां पर हिसाब की मुद्रा अलग थी और वास्तविक मुद्रा अलग थी। इसलिए, और ये देखिए, ये उस समय होता है जब परिस्थितियां विकट होती हैं, संकट के समय। उसी समय, जैसे भारत में भी एक उदाहरण है कि भारत में वैसे मुद्रा है रुपया और इंग्लैंड में पाउंड, लेकिन संकट के समय कुछ विशेष परिस्थितियों में ये दोनों मुद्राएं अलग अलग थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहीं न कहीं जिस मुद्रा का डॉलर जो है, मतलब जैसे डॉलर स्थिर था, जिस मुद्रा की मौद्रिक मूल्य स्थिर है, उसको वहाँ पर हिसाब की मुद्रा के रूप में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये दो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, नहीं तो यह दोनों एक ही है। इसका देखिए, मुख्य जो अंतर है, हिसाब की मुद्रा प्रचलित मुद्रा का सैद्धांतिक रूप होता है, जबकि वास्तविक मुद्रा जो है उसका व्यवहारिक रूप होता है। यानी यदि लिखित सिद्धांत के रूप में लिख रहे हैं तो हम हिसाब की मुद्रा में लिखा जा सकता है, लेकिन यह मुद्रा, हिसाब की मुद्रा दीर्घकाल तक स्थिर व स्थायी रहती है, जबकि वास्तविक मुद्रा कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। वास्तविक रूप मुद्रा व्यवहार के अनुसार परिवर्तनशील भी होती है। तो ये है दोनों मुद्रा, इसलिए इसको दोनों को अलग अलग पॉइंट में लिखा गया है, इसलिए एक होकर भी उसमें थोड़ा बहुत अंतर है। फिर आता है वैधानिकता के आधार पर वर्गीकरण। तो देखिए, वैधानिकता के आधार पर वर्गीकरण, इसमें है आपका विधिग्राह्य मुद्रा और पदार्थ, विधिग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा में है आपका सीमित विधिग्राह्य मुद्रा और असीमित विधिग्राह्य मुद्रा। तो देखिए, जो सीमित विधिग्राह्य मुद्रा है उसमें एक निश्चित सीमा तक स्वीकार करने के लिए कानून अनिवार्य होता है, यानी एक निश्चित सीमा तक के कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकार करेगा। और यदि जैसे भारत में 25 पैसे के तक के सिक्के केवल 25 रुपए तक ही विधिग्राह्य है, अब तो 25 पैसे के सिक्के बंद हो गए, लेकिन एक निश्चित सीमा तक के, मान लीजिए 5 रुपए के सिक्के हैं या 1 रुपए का सिक्का है, तो किसी निश्चित सीमा तक के ही उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, उसके बाद उसको लेने से सामने वाला व्यक्ति इनकार कर सकता है। तो इसलिए इसको बोला है सीमित विधिग्राह्य मुद्रा।
यानी विधिग्राह्य मुद्रा वह कहलाएगा जिसे स्वीकार करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। इसके पीछे कानूनी शक्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से असीमित विधिग्राह्य मुद्रा, यानी इसके पीछे कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है, इसे व्यक्ति अस्वीकार कर सकता है वह उसको, और जब सीमित विधिग्राह्य है यानी उसको कानूनन उतना वहां तक कि वो मना नहीं कर सकता है। लेकिन असीमित विधिग्राह्य मुद्रा यह वह मुद्रा होती है जिसमें सभी लोग किसी भी सीमा तक भुगतान के लिए बाध्य होते हैं। इनको अस्वीकार करना दंडनीय अपराध माना जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी, जैसे मान लीजिए 500 का नोट है, 200 का नोट है, इसको वह अस्वीकार नहीं कर सकता, उसको वह लेना ही होगा। तो इस प्रकार से यह आपका असीमित विधिग्राह्य मुद्रा है। फिर आता है आपका ऐच्छिक मुद्रा। देखिए, ऐच्छिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे स्वीकार करना अथवा न करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है। तो वह मुद्रा क्या कहलाती है? ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। फिर है पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण। तो पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण दो प्रकार का है, एक धातु मुद्रा है और दूसरा है पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा धातु के द्वारा बनाई जाती है और पत्र मुद्रा, जहां कागज के नोट जो होते हैं वह पेपर के रूप में, यानी पत्र मुद्रा, इसलिए इसको पत्र मुद्रा कहा गया है। धातु मुद्रा धातु के द्वारा बनाई जाती है। इसमें दो प्रकार की मुद्राएं हैं, एक प्रामाणिक और एक सांकेतिक। तो देखिए, प्रामाणिक मुद्रा जो होती है, प्रामाणिक मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा होती है, जबकि सांकेतिक मुद्रा देश की सहायक मुद्रा होती है। यानी जब कि कोई देश जिसकी कोई मुद्रा प्रधान मुद्रा होती है, जैसे मान लीजिए भारत की रुपया है, पाकिस्तान की रुपया है लेकिन वो पाकिस्तानी रुपया है, इंग्लैंड की पौंड है, ऑस्ट्रेलिया की डॉलर है, अमेरिका की डॉलर है, जर्मनी की मार्क है, इटली की लीरा है। इस प्रकार अलग अलग देशों की मुद्रा अलग अलग होती हैं। तो यही जो मेन मुद्रा होती है वो प्रधान मुद्रा और प्रामाणिक मुद्रा कहलाती है उस देश की। लेकिन और यह जो मुद्रा होती है यह असीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है, यानी कोई इसको अस्वीकार नहीं कर सकता है। इसको आपको अस्वीकार करना दंडनीय अपराध माना जाएगा, यानी सबको इसको स्वीकार करना आवश्यक है, मतलब कोई इसमें मना नहीं कर सकता है। फिर आती है दूसरी सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा जो होती है इसको सहायक मुद्रा के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। सहायक मुद्रा, जैसे हमने बताया आपको विधिग्राह्य मुद्रा, सीमित विधिग्राह्य मुद्रा में कि एक निश्चित सीमा तक के स्वीकार कर सकता है, उसके बाद वो मना कर सकता है, यानी तब तक के यदि वो अस्वीकार करता है तो वो दंड हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो एक 25 रुपए तक के ही स्वीकार कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, हालांकि अभी तो वो बंद है। ठीक उसी प्रकार ये कहलाता है सीमित विधिग्राह्य मुद्रा। तो वह सहायक मुद्रा भी, यानी जो उसकी सहायता कर रहा है, यानी मूल्य धारित कर रहा है, अंकित मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से, देखिए सांकेतिक मुद्रा जो होती है उसका जो अंकित मूल्य होता है उसके वास्तविक मूल्य से अधिक होता है, तो इसलिए यह सांकेतिक मुद्रा कहलाती है। इसी को हम सहायक मुद्रा भी कहेंगे। सहायक मुद्रा का टंकन सीमित भी होता है। प्रामाणिक मुद्रा असीमित विधिग्राह्य होती है, सांकेतिक मुद्रा सीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है। देखिए, इनका अंतर भी पूछा जाता है और उस अंतर को भी आप ध्यान रखेंगे। प्रामाणिक मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा देश की सहायक मुद्रा। प्रामाणिक मुद्रा असीमित विधिग्राह्य और यह सांकेतिक मुद्रा सीमित विधिग्राह्य होती है। प्रामाणिक मुद्रा का टंकन स्वतंत्र होता है, सांकेतिक मुद्रा का टंकन जो है यानी लिमिट में होता है, सीमित होता है। फिर आती है आपकी पत्र मुद्रा। तो देखिए, पत्र मुद्रा विशेष प्रकार के कागज पर छपे हुए नोट होते हैं जो सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित किए जाते हैं, जिन पर सरकार की गारंटी होती है और जो असीमित विधिग्राह्य होते हैं, यानी इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते। इस मुद्रा का अपना स्वयं का कोई मूल्य नहीं होता, इसका मूल्य उसे निर्गमित करने वाली संस्था की मांग पर निर्भर करता है। तो यह है पत्र मुद्रा। एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पे बच्चों, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर। ये भी पदार्थ के आधार की मुद्राएं हैं। धातु मुद्रा कैसी होगी? भारी होगी, यानी जो सिक्के हो रहे हैं
वो आपकी धातु मुद्राएं हुई, वह हमारी भारी होगी, जबकि पत्र मुद्रा हल्की होगी, कम स्थान लेगी, एक जगह से दूसरी जगह हम इसको आसानी से ले जा सकेंगे। धातु मुद्रा प्रायः सरकार द्वारा निर्गमित की जाती हैं। जैसे पहले भी 1 रुपए का जो सिक्का है वो सरकार के द्वारा निर्गमित किया जाता है, जबकि जितने नोट बने हुए होते हैं हमारे, वो सारे रिजर्व बैंक यानी केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। धातु मुद्राएं महंगी होगी, पत्र मुद्रा सस्ती होगी। तो इस प्रकार से देखिए, धातु मुद्रा शीघ्र नष्ट नहीं होती, लेकिन पत्र मुद्रा नष्ट भी जल्दी हो जाती है। तो यह इनके दोनों के बीच में आप अंतर भी समझ सकते हैं। तो ये एक प्रकार से धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर, तो इसको भी आप लोग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर, ये बिल्कुल आप उसी तरह से समझ सकते हैं जिस प्रकार से हमारे अपने देश की मुद्रा है, उसको ही कंपेयर करके आप दिमाग में रखिए, तो आप बेहतर तरीके से उसको लिख पाएंगे। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, अच्छी पदार्थ मुद्रा के गुण। तो जो अच्छे मुद्रा पदार्थ होता है तो उसके गुण क्या होंगे? तो उनमें सामान्य स्वीकृति होगी। सामान्य स्वीकृति यानी अच्छी मुद्रा के लिए यह आवश्यक है कि लोग उसे स्वीकार करें। सभी लोगों का उस पर विश्वास बना रहना चाहिए ताकि लेन देन में सरलता होगी। तो सामान्य स्वीकृति। फिर टिकाऊपन। टिकाऊपन यानी लंबे समय तक के वो टिकना चाहिए, इधर उधर ले जाने में कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी अच्छी मुद्रा वह है जो ऐसे पदार्थ की बनाई जाए जो शीघ्र नष्ट ना हो। जैसे सबसे अच्छी जो होती है सोना और चांदी ऐसी धातुएं है जो हजारों हाथों से भी गुजरने के बाद ना तो घिसती है ना नष्ट होती है, लेकिन वह बहुत महंगी भी है। फिर वहनीयता। अच्छी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह वजन में हल्की भी होनी चाहिए, भारी भी नहीं होनी चाहिए, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में हमको आसानी हो। तो वहनीयता का गुण होना चाहिए। फिर परिचायकता। अच्छी मुद्रा में यह गुण होना चाहिए कि वह आसानी से पहचानी जा सके, यानी सुपरिचयता के गुण के अभाव में जाली सिक्के की संभावना होती है। देखिए, पहचान मतलब जैसे हमारे जो पत्र मुद्रा है उसकी सबकी एक पहचान है, कौन सा नोट असली है, कौन सा नोट नकली है ना। किसी में ट्रायंगल बना हुआ है, किसी में ब्लाइंड है तो उनके लिए उभार वाला कुछ चिन्ह बना हुआ है, कहाँ पे किस प्रकार से उभार दिखेगा, किस प्रकार से कहाँ आपको कैसा प्रतिबिंब झलकेगा, हर प्रकार की चीज़ें आपकी उसकी पहचान के लिए बनाई गई हैं। तो परिचायकता होना चाहिए, उसकी डिज़ाइन अलग तरीके से, यह परिचायकता का गुण उसमें होना चाहिए। एक रूपता। अच्छी मुद्रा के लिए आवश्यक है कि एक मूल्य की मुद्राएं एक ही आकार प्रकार की हों, यानी अलग अलग धातुओं का प्रयोग ना किया जाए। तो इस प्रकार से अच्छे पदार्थ मुद्रा कहलाएंगे। फिर मूल्य में स्थायित्व। एक अच्छी मुद्रा पदार्थ के लिए आवश्यक है उसके मूल्यों में उतार चढ़ाव ना हो, क्योंकि मुद्रा पदार्थ के मूल्य में उच्चावचन होने पर मुद्रा के मूल्य भी परिवर्तित होते चले जाएंगे। फिर विभाज्यता। मुद्रा के लिए पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि उसके मूल्य तथा गुणों को नष्ट किए बिना उसे अनेक टुकड़ों में विभाजित किया जा सके, यानी उसमें विभाज्यता का भी गुण होना चाहिए। और ऐसी गुणों वाली चीज़ें होती है आपकी सोना और चांदी, क्योंकि वर्तमान में जो हमारे जो सिक्के हैं वो हल्की धातुओं से बना हुआ है, उसको हम टंकन नहीं कर सकते, उसको हम ज़्यादा पिघला के उसका फिर से प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोना चांदी एक ऐसी धातुएं हैं जिसको हम ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन सोना चांदी जो है ये अमूल्य धातुएं हैं, यदि इसका हम मुद्रा के बदले में प्रयोग करने लगे तो हमारे पास इसकी कमी भी हो जाएगी। तो गुण अच्छा है, लेकिन बाकी चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना है। ढालने में सुविधा। सिक्के बनाने के लिए मुद्रा पदार्थ को ढालना आवश्यक होता है तथा उस पर एक निश्चित चिन्ह अंकित किया जाता है। अतः पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि उसे आसानी से ढाला जा सके। ये गुण हैं अच्छी पदार्थ मुद्रा के, यानी एक अच्छी पदार्थ मुद्रा के में ये सारे गुण होना चाहिए। अब देखते हैं मुद्रा का महत्व। तो देखिए, मुद्रा का महत्व, जबकि आज की डेट में वर्तमान में मुद्रा प्रणाली महत्वपूर्ण है, यानी प्रचलन जो है मुद्रा प्रणाली का है, तो मुद्रा का महत्व प्रत्येक क्षेत्र में होता है।
प्रत्येक क्षेत्र यानी अर्थव्यवस्था के जो 5 भाग हैं, 5 विभाग है, उन सभी क्षेत्रों में इसका महत्व होगा। कैसे? देखिए, हम जान रहे हैं उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, ये अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र के 5 विभाग। और प्रत्येक क्षेत्र में मुद्रा किस प्रकार से उपयोगी है। देखिए, उपयोग के क्षेत्र में तो मुद्रा का सबसे अधिक लाभ उपभोक्ता को हुआ है। मुद्रा के द्वारा उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार व्यय करेगा कि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे। तो इस प्रकार क्रय शक्ति के लिए उपभोक्ता मुद्रा का प्रयोग करेगा, इससे विनिमय कार्य आसान हो गया। अब उत्पादन के क्षेत्र में देखिए, एक उत्पादक अपने उत्पादन की योजना बनाते समय उत्पादन लागत, विक्रय तथा लाभ को ध्यान में रखेगा और इसका निर्धारण सब मुद्रा में होगा। तो इसी प्रकार कितना वह उसको लागत, कितना उत्पादन करना है, तब उसमें कितना खर्च होगा, उसकी लागत कितनी निकलेगी, कितना उसको मूल्य रखना है कि वह वस्तु को बेच सकेगा, ये सारा चीज मुद्रा के माध्यम से ही होगा। यानी इसका आधार यानी पूंजी का निर्माण भी मुद्रा ही है। फिर विनिमय के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र हमने पहले ही देखा, वस्तु विनिमय प्रणाली के गुणों को, ये दोषों को दूर करने के लिए मुद्रा विनिमय प्रणाली आई, तो उसी को दोष को दूर करके विनिमय को सरल बना दिया गया। यानी मुद्रा के द्वारा भावी सौदों के मूल्य भी वर्तमान में ही निर्धारित हो गए। इस प्रकार से बहुत बड़े व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में मुद्रा ने क्रांति ला दी और प्रत्येक क्षेत्र में मुद्रा विनिमय के रूप में विद्यमान हुई। फिर वितरण के क्षेत्र में देखिए, वितरण में किस प्रकार बंटवारा किया जाए, जो नए उत्पादन जो हो रहा है उनके सारे जो स्वामी हैं उनको किस प्रकार से किस क्षेत्र को कहाँ कितना देना है, बराबर बंटवारा मुद्रा के माध्यम से ही होगा। हमने कुछ वस्तु का उत्पादन किया, लेकिन किनके माध्यम से किया, उनके बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं, तो उसका जो बंटवारा है सभी को सही तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से बंटवारा मुद्रा के रूप में हो जाए तो सबकी आर्थिक व्यवस्था बनी रहेगी। तो इस प्रकार से वितरण के क्षेत्र में भी महत्व है। मतलब उत्पादन के सभी साधन बड़ी मात्रा में जो हिस्सा ले रहे हैं उनको उसका पारिश्रमिक जो है मुद्रा के माध्यम से मिलेगा। तो इसलिए मुद्रा के द्वारा ही उत्पादन के प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार प्रतिफल मुद्रा के रूप में प्राप्त होगा। फिर राजस्व के क्षेत्र में, अब राजस्व मतलब क्या, सरकार की आय। तो सरकार जो सार्वजनिक कार्य कर रही है उसके लिए उसके पास जो कर के रूप में पैसे आ रहे हैं यानी मुद्रा आ रही है, वह भी देखिए मुद्रा के रूप में आ रही है और उसी आधार पे वह तय करेगी कि वो कितना उसका बजट निर्धारित होगा, कितनी आय है, कितना व्यय करना है और उसी के आधार पे, इन्हीं मुद्रा के आधार पे राजस्व में जो है इसका कार्य किया जाएगा। यानी नीतियाँ निर्धारित की जाएगी, बजट तैयार किए जाएंगे और सार्वजनिक कार्य किए जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए मुद्रा प्रत्येक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अब इतनी महत्व होने के बावजूद भी, मुद्रा विनिमय प्रणाली होने के बावजूद भी कुछ दोष भी होगा। अब वह दोष क्या है, हम उसको देखते हैं कि मुद्रा के दोष क्या हैं। तो मुद्रा के दोष भी कुछ कम नहीं है। अब क्या क्या दोष है, चलिए हम देखते हैं। मुद्रा के दोष, आर्थिक दोष, सामाजिक दोष और नैतिक दोष। देखिए, आर्थिक दोष मतलब जो सीधे धन से संबंधित है, सीधे मुद्रा से संबंधित है। तो एक बड़ा आता है, इसके काफ़ी पॉइंट है, 4 पॉइंट है यहाँ पर इसके। पहला है व्यापार चक्र। देखिए, मुद्रा के कारण अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र निर्माण होते हैं। वो कैसे, कभी तो मूल्य बढ़ता है, कभी मंदी होने से मूल्य कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, मांग बढ़ती है, कभी मांग कम हो जाती है, मूल्य कम है तो मांग बढ़ेगी और मूल्य अधिक हो गया तो मांग कम हो जाएगी। तो यानी ये व्यापार चक्र का निर्माण इसी मुद्रा पर आधारित है, जो दोष है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसको नुकसान भी होगा। फिर है पूंजीवादी प्रणाली सुदृढ़। यानी देखिए, मुद्रा के कारण ही उद्यमी एवं धनी लोगों को आसानी से और धन उधार मिल जाता है और उसके द्वारा अधिकाधिक लाभ अर्जित करते हैं। परिणाम क्या होता है कि समाज में आय व संपत्ति की असमानताएं उत्पन्न होने लगती हैं, क्योंकि उनके पास पहले से पूंजी संग्रह थी, पहले से धन संचय था और उनको उधार भी मिल रहा है क्योंकि वो चुकाने की क्षमता रख रहे हैं। तो उस क्षमता के आधार पर भी जिस हिसाब से उनको मिल रहा है तो वो और पूंजी निर्माण उनके पास होते जा रहा है।
तो यहाँ पे क्या हो गई, एक विषमता तैयार हो गई, यानी पूंजीपति और निर्धन लोग, यहाँ पर ये विषमताएं भी इसी के कारण तैयार हो गई। तो यह मुद्रा का दोष है। फिर मुद्रा में क्रय शक्ति का अभाव। देखिए, मुद्रा में क्रय शक्ति का अभाव मतलब कभी कभी मुद्रा में क्रय शक्ति का अभाव हो जाता है, अर्थात जब अत्यधिक मुद्रा चलन में आ जाती है और मुद्रा स्फीति फैल जाती है, तब मुद्रा का मूल्य लगभग शून्य हो जाता है। देखिए, ये मुद्रा का क्रय शक्ति का अभाव हम समझ सकते हैं। अभी जो हुआ था 8 नवंबर में, क्या हुआ था, विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण यानी पुरानी मुद्रा को शून्य कर दिया और नई मुद्रा को बनाया गया, यानी मुद्रा में क्रय शक्ति का अभाव, यानी पुराने जो नोट थे उसको बंद कर दिया और नए नोटों का निर्गमन किया। तो ये क्या हो गया, विमुद्रीकरण। ये बहुत विषम परिस्थितियों में होता है, बहुत ज़्यादा कालाबाजारी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया या युद्ध जैसी स्थितियों में, तो उस समय ये चीज़ें की जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ पर भी, हमारे देश में भी हुआ, भारत में भी विमुद्रीकरण हुआ। तो यह है मुद्रा में क्रय शक्ति का अभाव। ये कुछ रीजनों के कारण ये हमारे यहाँ पर भी विमुद्रीकरण किया गया। फिर अति पूंजीकरण एवं अति उत्पादन। अति पूंजीकरण एवं अति उत्पादन यानी मुद्रा के कारण यदि ऋण देना और लेना आसान हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा। ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा तो क्या होगा, काम रुक जाएगा, क्योंकि जितनी मांग नहीं है और हमने बहुत ज़्यादा उत्पादन कर दिया, तो अब उस वस्तु को बेचने के लिए क्या करना होगा, कीमतें गिरानी होगी, नहीं तो क्या होगा, वो वस्तु बिकेगी नहीं, उतनी लोगों की ज़रूरत है। जब यदि मूल्य कम होता है तो मांग बढ़ जाती है, तो बस इस सिद्धांत को फॉलो करना होगा। तो अति पूंजीकरण के कारण, अति उत्पादन के कारण, क्योंकि पूंजी ज़्यादा थी तो उन्होंने उत्पादन मनमाने तरीके से कर लिया और उत्पादन अधिक हो गया। अब मांग तो उतनी है नहीं और उत्पादन ज़्यादा है, तो वस्तुओं के मूल्य कम करना होगा, तभी वस्तुएं बिक पाएगी। और जब कीमतें गिर गई तो मंदी फैलने का डर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोजगार कम हो जाएंगे, लोगों की काम, अति उत्पादन हो गया, माल बिक नहीं रहा, तो लोगों को बैठा दिया जाएगा कि आपको काम नहीं करना, पहले से तो वस्तुएं बन गई हैं, वो तो बिक नहीं रही हैं, जब वो बिकेगी तब हम नया उत्पादन करेंगे, तब तक कि आप 4 महीने छुट्टी लीजिए, आपको 4 महीने बैठा दिया जाएगा। तो ये एक मंदी की स्थिति भी आ जाएगी, क्योंकि अब सस्ती भी होने के बाद भी लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, उनको ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये अति पूंजीकरण एवं अति उत्पादन की स्थिति भी एक दोषपूर्ण स्थिति है। फिर आता है सामाजिक दोष। सामाजिक दोष में है शोषण। मुद्रा के कारण मनुष्य जो है अधिकतम लाभ कमाने की इच्छा रखने लगा, जिससे वह स्वार्थी और लालची हो गया और अपने जो नीचे वाले लोग हैं, जो इनके आश्रित हैं, उन पर शोषण करने लगा। यानी पूंजीपति वर्ग अपने से छोटे वर्ग को, श्रमिक वर्ग को न्यूनतम मजदूरी देने लगा, कई प्रकार से उनका शोषण होने लगा। सुविधाएं कम, अरे तुमको काम करना है करो, हम तो इससे ज़्यादा नहीं देंगे। इस प्रकार से कहीं ना कहीं बहुत प्रकार से शोषण होने लगा। क्यों? क्योंकि वो पैसे वाला है, वो पैसे देगा, इसलिए काम करवाना है, यदि काम करने वाला करेगा तो ठीक है, पैसे मिलेंगे। तो इस प्रकार से कई प्रकार से शोषण किया जाने लगा। फिर शत्रुता एवं ईर्ष्या। एक दूसरे की प्रतियोगिता के माध्यम से, एक दूसरे की कमाई देखकर, एक दूसरे से जलन की भावना रखते हुए शत्रुता और ईर्ष्या की भावनाएं बढ़ गई। और कारण क्या? मुद्रा। उसके पास ज़्यादा धन, मेरे पास कम धन। भाई भाई दोस्त शत्रु बन गए, दोस्त एक दूसरे के शत्रु बन गए। यहाँ तक कि परिवार में भी कलह का वातावरण सिर्फ मुद्रा के कारण। यानी कई बार मौद्रिक झगड़ों ने सुखी परिवारों की शांति भी भंग कर दी और सामाजिक जीवन जो है इसमें ईर्ष्या की भावना ला दी। फिर आता है सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक। सामाजिक दोष है, देखिए ये सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक, यानी जो धनवान लोग हैं उनको प्रतिष्ठा अधिक मिल रही, जबकि परिश्रमी व्यक्ति, होशियार व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति उतना प्रतिष्ठित नहीं हो रहा जितना कि एक पूंजीपति व्यक्ति हो रहा है। चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे वो अज्ञानी है, लेकिन वो धन वाला है, यानी पूंजीपति है, तो उसकी प्रतिष्ठा का द्योतक बन गया। यानी मुद्रा जो हो गई प्रतिष्ठा का परिचय देने लगी। तो इससे क्या है, ये एक दोष है। इसमें कई प्रकार से अच्छे बुरे सभी साधन अपनाया जाने लगा
यानी यह नहीं देखा जाने लगा कि किस प्रकार से सही तरीके से कार्य करने से ही व्यक्ति का मान सम्मान बना रहे, यह भी नहीं। कई बार गलत कार्यों से धन कमाए जा रहे हैं, गलत चीज़ों से धन कमाया जा रहा है, लेकिन पूंजीपति हो गया। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक मुद्रा को मान लिया गया है। और क्या है, अज्ञानी है लेकिन उसके हाथ के नीचे पढ़े लिखे व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया कि वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है क्योंकि वह पूंजीपति व्यक्ति है। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं यह दोषपूर्ण है। फिर आते हैं नैतिक दोष। कई प्रकार के नैतिक दोष भी आते हैं। असामाजिक प्रवृत्तियों के कार्य में वृद्धि। अब देखिए, नैतिक दोष यानी हमने अपने संस्कारों को अलग कर दिया। कार्य जो छल से हो रहा है, कपट से हो रहा है, चोरी हो रही है, झूठ हो रही है, डकैती हो रही है और कई प्रकार की नैतिक बुराइयां, कई प्रकार की बुराइयों के माध्यम से पैसे कमाए जा रहे हैं। यानी यदि हम व्यापार में भी देखें तो मिलावट होती है, घूसखोरी होती है। तो इस प्रकार से धन कमाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि धन कमाना है, लेकिन वह असामाजिक प्रवृत्ति जो है नहीं होनी चाहिए, ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा भी मिल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस कार्यों में वृद्धि हो रही। फिर नैतिक मूल्यों का ह्रास। अधिक धन कमाने के चक्कर में जिसके साथ जो हमारा भाई है उसी के साथ कंपटीशन हो रहा है और हम भूल गए कि वो छोटा है, बड़ा है। इस प्रकार से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कई प्रकार के कार्य हमसे किए जा रहे हैं, और वो भी मुद्रा के लालच में, धन के लालच में। तो नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया। त्याग की भावना में कमी। त्याग की भावना, क्योंकि व्यक्ति क्या चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाभ हो, यानी निजी स्वार्थ कि मेरे पास ज़्यादा बिक्री होगी, मेरे पास ज़्यादा लाभ आएगा और मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे। तो इस प्रकार से त्याग की भावना कम हो गई, यानी स्वार्थ में बदल गई। त्याग के बदले में क्या हो गया? स्वार्थ आ गया। अब मानव की प्रत्येक क्रिया प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निजी स्वार्थ से प्रेरित हो गई, और नैतिक दृष्टि से यह ठीक नहीं होगा। यानी कहीं न कहीं मुद्रा के कारण ये परिस्थितियों का निर्माण हो गया। तो ये जो इतने सारे हमने चीज़ें पढ़ी हैं, ये सारी चीज़ें हैं मुद्रा के दोष। तो इस प्रकार से आप मुद्रा के गुण समझ सकते हैं, अच्छी पदार्थ मुद्रा के गुण समझ सकते हैं, और मुद्रा के दोष, इन सभी को आप बहुत अच्छे से लिखने का प्रयास कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, इसमें जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से यदि पूछा जाता है तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से यहाँ आपको 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। मुद्रा वाले इस चैप्टर में 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है और 2 नंबर के छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पूरा मुद्रा और बैंकिंग दोनों से मिला के यानी पूरी यूनिट से पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप 4 नंबर के प्रश्न बना सकते हैं, और छोटे छोटे 2 नंबर के, जैसे प्रामाणिक मुद्रा हो गया, एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है, यानी 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप 1 नंबर के लिए प्रश्न तैयार करेंगे और 4 नंबर के लिए एक प्रश्न ये तैयार करेंगे। तो बहुत सारे जो प्रश्न आप पढ़ रहे हैं, अच्छी पदार्थ मुद्रा के गुण, धातु मुद्रा पत्र मुद्रा में अंतर, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष, यानी जो भी प्रश्न आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे 4 नंबर लायक आप तैयार कर लीजिए। तो 4 नंबर लायक यानी कम से कम 5 पॉइंट आपको लिखना आना चाहिए। चलिए, इतना मुद्रा वाला चैप्टर जो है यहाँ पर आपका समाप्त होता है। आप अच्छे से इसके भी नोट्स बना के रखिए।